हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम DECE 2 का दिसंबर 2025 में जो आपका पेपर हुआ था उसके जो प्रश्न पत्र है उसके आंसर इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं। इससे पहले वीडियो में मैंने DECE 2 के जो आपके पहले 50 प्रश्न थे उसके आंसर शेयर किए थे इसके अंदर, और जो बाकी के बचे हुए प्रश्न है इसमें वो आपके इसमें मैं आंसर शेयर करूंगी। तो इसमें हम 50 पहले ही इसके आंसर देख चुके हैं इसके, तो बाकी के जो प्रश्न है अगले उनके आंसर देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 50वां प्रश्न था, इसका आंसर देख लिया था कि किसी बच्चे के मुंह के दोनों ओर के कोनों का फटना कोणीय मुखपाक दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है कि बच्चे में राइबोफ्लेविन की कमी है। अगला प्रश्न है, हमसे पूछा गया है कि बुखार को शरीर का तापमान डैश डैश से उच्च होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी शरीर का तापमान कितना होता है जिसे कि बुखार जिससे ज्यादा होता है तो उसे बुखार कहा जाता है। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3, ये सही आंसर रहेगा। 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका इसका आंसर है वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 52 में पूछा गया कि जलने की स्थिति में तात्कालिक प्राथमिक सहायता क्या होती है। यानी अगर किसी के कोई बच्चा हो ना, वो जल जाए, बच्चा है बड़ा कोई भी हो, अगर वो जल जाए गलती से किसी भी चीज से, गर्म चीज से जल जाए, आग से जल जाए, किसी भी चीज से, तो उसकी तात्कालिक प्राथमिक सहायता यानी सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं घर पर ही। तो उसका ऑप्शन है तीसरा, ठंडे पानी में डुबोना। ठंडे पानी में डुबोने से क्या जलन में राहत मिलती है, और वो जो जलना हो रहा होता है ना जिस भी गर्म चीज से, वो वहीं की वहीं रुकना शुरू हो जाता है, अंदर तक जलना उसका रुक जाता है। 53वां प्रश्न है, हड्डी टूटने की स्थिति में तात्कालिक प्राथमिक सहायता क्या होती है। कि अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले टूटी हुई हड्डी को जैसी स्थिति में है वैसी ही स्थिति में बनाए रखना है और डॉक्टर के पास ले जाना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 54वां, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बुखार के बारे में सही है। यानी इसमें बुखार के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें पहले में बताया गया कि बुखार स्वयं में एक रोग है। नहीं, ऐसा नहीं है। बुखार हमेशा किसी जीवाणु या संक्रमण के कारण होता है, ऐसा भी नहीं है। हमेशा हमेशा क्या अलग अलग चीजों से होता है। बुखार शरीर में निहित किसी संक्रमण या रोग का लक्षण मात्र है। हाँ, ये इसका आंसर सही है। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा प्रश्न संख्या 54 में। 55वें प्रश्न में पूछा गया है, बुखार से ग्रस्त बच्चों की देखभाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक सुझाई गई विधि नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा दूसरा, कि बच्चे को सदैव भारी वस्त्र पहनाए रखना। ये बुखार, जब किसी को बुखार होता है ना तो ऐसे नहीं कर सकते कि भारी वस्त्र पहनाए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना बुखार के उपचार में कि सूती वस्त्र, हल्के वस्त्र जो होते हैं ना वो पहनाए जाते हैं बच्चों को। अगला प्रश्न है 56वां, पतले दस्त यानी म्यूकस युक्त जिसे चावल के पानी जैसे दस्त या मांड वाली मल कहा जाता है, उसका लक्षण किस चीज का लक्षण है। यानी ये जब बच्चे को ये जब इस तरह के दस्त होते हैं तो बच्चे को किस तरह की बीमारी होने के ये संकेत है या लक्षण है। तो इसका आंसर आएगा हैजा। 56वें का आंसर है हैजा। अगला प्रश्न है 57वां, जानवर का मांस अच्छी तरह पकाए बिना खाए जाने से किस परजीवी के द्वारा संक्रमण हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा टेपवर्म या फीटा कृमि। 58वां प्रश्न है, अमीबियासिस या अमीबी संक्रमण मुख्य रूप से किसके कारण फैलता है। तो ये संदूषित जल के कारण फैलता है। यानी अगर पानी साफ ना हो ना तो उस उनमें क्या अमीबा होते हैं, तो वो संक्रमण हमारे शरीर के अंदर फैल जाता है। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण नहीं है। ऊपरी श्वसन तंत्र का मतलब हो गया कि जैसे हम नाक से सांस ले रहे हैं तो सांस लेना हो गया, जुकाम हो गया, गले में दर्द, इसमें ये सारे ऑप्शन दिए गए ना, कान, ये श्वसन तंत्र हमारे। अब इसमें नाक बह रही है तो जुकाम हो रही है, तो ये भी हमें बाहर से पता चल जाता है। गले में दर्द हो रहा है, वो भी। मध्यम मिडिल कान में दर्द, ये भी पता चल जाता है। तो पीली बलगम वाली गीली खांसी, ये हमारे श्वसन तंत्र अंदर से बीमारी होती है ना, जब हमें ये गीली खांसी होती है। तो इसका ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, पीली बलगम वाली गीली खांसी। प्रश्न 60वां, टीबी, तपेदिक या क्षय रोग मुख्यतः किससे फैलता है। तो जो टीबी होता है
वो क्या है, संक्रमण से फैलता है। संक्रमण वो आपस में फैलता है। जो जिससे अगर कोई टीबी से ग्रस्त व्यक्ति है तो खांसता है, छींकता है ना, तो जो उसके मुंह से छींटे निकलते हैं, नाक से छींटे निकलते हैं, उसके संक्रमण में आने से, उनके संपर्क में आने से ये संक्रमण फैलता है। तो इसका प्रश्न संख्या 60 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, खांसी या छींक के हवा में मिलने वाले छींटों से। अगला प्रश्न है 61वां, त्वचा पर पीले रंग के धब्बे जिनमें खुजली व दर्द न हो किसका सूचक होता है? ये आपका कुष्ठ रोग का सूचक माना जाता है। तो ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 62वां प्रश्न है, वृद्धि चार्ट दर्शाता है, यानी वृद्धि चार्ट में, वृद्धि चार्ट से क्या पता चलता है? तो वृद्धि चार्ट आयु के अनुसार भार को दर्शाता है। तो ये आपने वृद्धि चार्ट का, मैंने आपके मेरे चैनल पर वीडियो भी डाल रखा है, तो उसमें बताया गया है कि वृद्धि चार्ट किस तरह से काम करता है। तो ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर है, आयु के अनुसार भार को। अगला प्रश्न 63वां, गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन बढ़ना निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित नहीं होता? ये आपका मां की लंबाई व कद, इसका ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है 64वां, आयु के अनुरूप कम लंबाई या फिर कद दर्शाता है। ये वृद्धि रोध या स्टंटिंग को दर्शाता है, यानी कि वृद्धि बहुत धीरे हो रही है, कम हो रही है। अगला प्रश्न है 65वां, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ऊपरी यानी कि ऊपरी भाग के मध्य भाग की परिधि यदि 11.5 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर के बीच हो तो यह क्या दर्शाता है? ये आपका मध्यम कुपोषण के बीच में दर्शाया जाता है, मध्यम कुपोषण को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, इसका तीसरा ऑप्शन 65वें का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 66वां, एडिमा या फिर जलीय सूजन और मून फेस यानी चेहरे का चंद्राकार होना किसके सूचक है? ये क्वाशियोरकर जो बीमारी होती है ना, उसमें ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन दो 66वें का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 67वां, ये आपका रहेगा DOTS यानी डॉट्स रणनीति का प्रयोग किसके इलाज के लिए होता है? तो डॉट्स का प्रयोग तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी के लिए किया जाता है। ऑप्शन दो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 68वां प्रश्न है, RMACH+A का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है प्रजनन मात्रक नवजात शिशु एवं किशोरी स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन दो 68वें का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 59वां, पूरक आहार कार्यक्रम का एक उदाहरण है, यानी पूरक आहार कार्यक्रम इसमें से कौन सा है? तो इसमें आपके राष्ट्रीय लौह तत्व प्लस पहली ये भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी, इसमें आपने पढ़ा होगा ना मिड डे मील योजना के बारे में, तो वो उसमें पूरक आहार दिया जाता है। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 70वां, ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को दिए जाने वाले पूरक आहार में उन्हें कितने ग्राम प्रोटीन मिलता है? प्रोटीन का 12 से 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसका ऑप्शन एक 70वें का करेक्ट आंसर है। 71वें प्रश्न में पूछा गया, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील के अंतर्गत बच्चों को आहार प्रदान किया जाता है, तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए कि कहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो मिड डे मील आपको पता है कि ये स्कूलों में दिया जाता है, तो ऑप्शन दो करेक्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 72वां, स्कैबीज पित्ती और जुएं मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती हैं? तो ये आपको पता है ना, ये स्कैबीज हो गया, पित्ती, ये स्किन की बीमारियां होती है, और जुएं भी बालों में, सिर की स्किन में ही होती है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, त्वचा को प्रभावित करते हैं। तो का तीसरा ऑप्शन 72वें का करेक्ट आंसर रहेगा। 73वां प्रश्न है, बच्चे के वजन की नियमित निगरानी क्यों महत्वपूर्ण है? इससे क्या होता है, बच्चे की वृद्धि अवरोधन का समय पर पता लगाने के लिए वजन की निगरानी महत्वपूर्ण होती है। तो 73वां इसका करेक्ट आंसर है। 72वां प्रश्न में पूछा गया, अमाइलेज युक्त आटा ए और एफ को किससे बनाया जाता है? तो ये अंकुरित गेहूं को क्या भिगो के फिर उनको अंकुरित किया जाता है, फिर उनको सुखा के पीसा जाता है, तो इससे अमाइलेज युक्त आटा बनता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 74वें का अंकुरित गेहूं। 75वें प्रश्न में पूछा गया, किसी बच्चे में 25 सांसें प्रति मिनट की श्वसन दर को दर्शाते, तो बच्चा छोटा है तो उसमें ये सामान्य श्वसन दर मानी जाती है।
76वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे टीकाकरण के द्वारा बचाव किया जा सकता है? तो काली खांसी का बच्चों को टीका भी लगता है ना, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है कि काली खांसी से टीकाकरण के द्वारा बचा जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन 76वें का करेक्ट आंसर होगा। 77वां प्रश्न है, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना यानी कि प्रोटीन स्पेयरिंग क्रिया किसके द्वारा की जाती है? ये आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा, कार्बोज। कार्बोज क्या करते हैं? प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर देते हैं। तो ये कार्बोज कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 78वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सही कथन की पहचान कीजिए। यानी जो कथन दिए गए हैं कुछ, तो उसमें से हमें बताना है कि सही कौन सा है। तो पहला इसका ऑप्शन सही रहेगा कि वनस्पति जन्य प्रोटीन से पशु जन्य प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर होती है। यह आपका पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 79वां, वनस्पति तेलों में, कि वनस्पति तेलों में इसमें पूछा गया है कि बताया गया कि कोलेस्ट्रॉल की कुछ मात्रा पाई जाती है या फिर पशुजन्य खाद्य पदार्थों के बराबर होती है या नहीं पाया जाता। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता है कि वनस्पति तेलों में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। इसलिए कहा भी जाता है ना कि वनस्पति जो तेल होते हैं वो हमें खाने चाहिए। तो वनस्पति तेलों में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 80वें प्रश्न में पूछा गया, अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। तो ये हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो छोटी आंत में जाके अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका 80वें का आंसर ऑप्शन 2 होगा, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है 81वां, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के किस आयु समूह के बच्चों के लिए है? तो इसमें एक्चुअली कट गया, तो आंसर वही है। इसमें मैं दोबारा लिख देती हूँ। इसमें आपका 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये आयोजित किया जाता है, उनके लिए है। 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी किसी व्यक्ति विशेष के पोषण स्तर का निर्धारण करने की विधि नहीं है? तो मानव मित्तीय जांच से भी जो होता है ना कि पोषण स्तर जांचा जाता है, जैव रासायनिक बायोकेमिकल निर्धारण, रोग जांच से भी, व्यक्तिगत जो आपका परीक्षण होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, व्यक्तित्व परीक्षण। किसी के व्यक्तित्व से हमें थोड़ी ना उसके पोषण स्तर का पता चलता है, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। तो व्यक्तित्व परीक्षण इसका करेक्ट आंसर रहेगा 82वें का। 83वें प्रश्न में पूछा गया, यदि एक 6 माह का जो शिशु होता है उसको अगर अतिसार या दस्त हो जाते हो तो शिशु को माँ को क्या सलाह दी जाती है? इसमें दूसरी जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि अगर 6 माह का शिशु जो होता है उसे अगर दस्त हो जाए तो उसको स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए। दूध पीने से क्या उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन 2 83वें का सही उत्तर है। 84वें प्रश्न में पूछा गया, एक्जिमा के चकत्ते होते हैं। तो एक्जिमा के चकत्ते शरीर के दोनों तरफ होते हैं एक समान रूप से, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 85वां प्रश्न है, लौह तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? ये हमें बताना है। लौह तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करने वाले हमसे पूछा गया है। तो खट्टे फल होते हैं, वो तो लौह तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। आंवला भी खट्टा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो चाय और कॉफी, दूसरा जो इसमें C और D है, ये आपका आंसर चौथे ऑप्शन में है। केवल C और D आपका ये आंसर करेक्ट रहेगा। चाय और कॉफी लौह तत्वों के अवशोषण में शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वृहद पोषक तत्व हैं? तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया, कार्बोज कार्बोहाइड्रेट, बी है खनिज लवण, तीसरा है C विटामिन और D प्रोटीन। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा कि इसमें आपके कार्बोज और जो आपका प्रोटीन है वो वृहद पोषक तत्व है, केवल A और D, तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा 86वें का। 87वां प्रश्न है, हमारे शरीर में जल की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? यानी कुछ काम जल के कार्य दिए गए, तो कौन से कार्य वो करता है हमें ये बताना है। पहला है रोगों से बचाव, दूसरा है शरीर के तापमान का नियंत्रण, C में है भूख की तृप्ति या क्षुधा संतुष्टि, शरीर में सभी तरल पदार्थों का माध्यम, चौथा। तो इसमें से हमें सही आंसर बताना है। तो इसमें B और D आपका सही आंसर रहेगा कि शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है, शरीर के सभी तरल पदार्थों का माध्यम है। तो
केवल बी और डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 87वें का। 88वें जो आपका 88वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है बुखार के समय घर में दी जा रही देखरेख में सम्मिलित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए ABCD। पहले में है व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में तरल देना, गुनगुने पानी से स्पंजिंग करना, व्यक्ति को डॉक्टर से बिना पूछे सामान्य एंटीबायोटिक देना, व्यक्ति का आरामदायक कपड़ों में रख रखाव करना। तो पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ देना बुखार में होता है, गुनगुने पानी से स्पंजिंग करना भी होता है, डॉक्टर से बिना पूछे सामान्य एंटीबायोटिक देना बुखार में हमें नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और आरामदायक कपड़ों में रख रखाव ये होता है। तो ए, बी और सी आपका, जिसमें ए, बी और डी जिसमें आपका आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है। तो आंसर है केवल ए, बी और डी। तीसरा इसमें 88वें में आपके पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 89वें प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा कथन इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि गलगंड पहाड़ी क्षेत्रों का आम रोग है, तो ये सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि पहाड़ों में क्या है, जो नमक की मात्रा वहां की जमीन में कम होती है। दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी, कथन बी है पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी और पानी दोनों में आयोडीन की कमी पाई जाती है, तो ये भी सही बात है। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ये तीसरा ऑप्शन है, इसमें दिया गया है कि ए और बी दोनों सही है, तो आपका तीसरा ऑप्शन 89वें का करेक्ट आंसर है। 90वें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है वायरल कंजक्टिविटीज यानी नेत्र श्लेष्मा शोध आमतौर पर खसरे के दौरान पनपता है, तो ये सही बात है। दूसरा कथन है वायरल कंजक्टिविटीज एक से दूसरे बच्चे में आसानी से फैल जाता है, तो ये भी सही बात है। तो ए और बी दोनों आपके सही आंसर हैं। 91वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। कथन पहला है मोतियाबिंद तब होता है जब आंखों का लेंस अपारदर्शी हो जाता है, ये सही है क्योंकि अपारदर्शी हो जाता है उससे दिखना धीरे धीरे धुंधला होने लग जाता है। कथन बी है अपारदर्शी लेंस के कारण प्रकाश की किरणें लेंस से गुजर नहीं पाती, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। 92वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। तो कथन एक है ए है भेंगापन आंखों की मांसपेशियों की कमजोरी के कारण होता है, ये ठीक है। इसमें कथन बी है कमजोर मांसपेशियों के कारण नेत्र गोलक तालमेल या समन्वय में नहीं रह पाते, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो 92 में आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही हैं। ये दोबारा से रिपीट हो गया पेज। अगला प्रश्न है 93 में, इसमें पूछा गया वही कि कौन सा कथन या कौन से कथन आपके सही हैं। तो कथन ए है बिना दर्द के कान से स्राव बहना तीव्र दर्द के साथ कान से स्राव बहने से अधिक गंभीर हो सकता है, तो ये आपका सही कथन है। कथन बी है बिना दर्द के कान से स्राव बहना कान के पर्दे में छेद होने का संकेत देता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 94 इसमें पूछा गया, इसमें भी वही पूछा गया कि कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है ए अतिसार या दस्त लगना डायरिया या अतिसार या दस्त लगना यानी डायरिया खतरनाक होता है क्योंकि इससे शरीर में पानी नमक की कमी हो जाती है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। कथन बी है शरीर में पानी की घोर कमी से मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, तो ये भी आपका दूसरा कथन भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे आंसर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा 94 का। अगला प्रश्न 95वां, इसमें भी वही पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। तो कथन ए है पोषणज एनीमिया शरीर में लौह तत्व या फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल की कमी के कारण होता है, तो ये ठीक है। दूसरा कथन है बी, कथन बी वयस्क पुरुषों में खून की कमी एनीमिया होने का सबसे अधिक जोखिम होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि एनीमिया किसी में भी हो सकता है, बच्चों में, बूढ़ों में, महिलाओं में, पुरुषों में, किसी में भी हो सकता है, तो आपका ऑप्शन बी गलत है। तो आपका इसमें 95 में आपका कथन ए सही है सिर्फ, तो ऑप्शन ए इसका एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि केवल ए सही है, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 96 इसमें भी वही पूछा गया कौन सा है, कौन से कथन सही हैं। कथन ए है तैराकी के बाद कान में
पानी रहने से फफूंदी संक्रमण या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कथन सही है। दूसरा कथन है सर्दी एलर्जी के कारण यूस्टेकी वलिका में सूजन आ जाने से बच्चों को कुछ समय के लिए सुनना बंद हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, कथन सही है। तो आपका ऑप्शन 3 यानी ए और बी दोनों सही है, आपका 96वें का आंसर करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 97, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कथन ए है रेशा या फाइबर जो होता है वो आपका एक उपलब्ध कार्बोज है, ये सही है कथन। दूसरा कथन है बड़ी आंत का कैंसर से बचाव करने में रेशे की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। दूसरा कथन भी सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 98वां, उसमें भी वही पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तो कथन ए में है कि सूजी में गेहूं के आटे की तुलना में अधिक रेशा या फाइबर होता है, ये आपका कथन गलत होता है क्योंकि आटे में ज्यादा फाइबर होता है। कथन बी में है आहार में फाइबर होने से भूख शांत होना है, तृप्ति महसूस होती है, तो ये आप बिल्कुल सही बात है। तो आपका केवल ऑप्शन बी ही करेक्ट है, कथन बी ही करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन 2 केवल बी सही है, उत्तर रहेगा 98वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है 99वां, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन ए है शिशु के पहले 4 से 6 महीनों के लिए केवल मां का दूध ही पर्याप्त पोषण होता है, तो ये सही बात है। दूसरा ऑप्शन बी है ऊपरी आहार की शुरुआत 1 वर्ष से की जानी चाहिए, ये बात गलत है क्योंकि कहा जाता है कि ऊपरी आहार की शुरुआत 6 महीने के बाद से कर देनी चाहिए। तो इसमें आपका पहला कथन ही सही है, तो केवल ए सही है, आपका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है 100 नंबर वाला, 100 नंबर का। पाचन प्रक्रिया में भोजन शरीर के किन भागों से होकर गुजरता है? यानी जब शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है तो भोजन किस किन किन मार्गों से या किन भागों से होता है? तो सबसे पहले वो आता है मुंह से। हम जैसे भोजन खाते हैं तो मुंह से ग्रहण करते हैं, तो पहला हमारा बी आना चाहिए, तो इसमें हम देखेंगे बी किसमें है, बी आपका दूसरे ऑप्शन में है बी। फिर सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं मुंह से, फिर उसके बाद वो हमारा आहार तंत्र में जाता है, उसके बाद वो आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाके वो स्टोर रहता है, छोटी आंत में जाता है। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट आंसर रहेगा, BADC इसका सही उत्तर रहेगा। यहाँ पे मैंने सारे प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।